बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बतौर मुख्य अतिथि करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति पुतिन के साथ 20वीं भारत रूस सालाना शिखर बैठक में भी लेंगे हिस्सा। खनन, स्टील, शिक्षा और कृषि को लेकर कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। मालदीव में दक्षिण एशिया स्पीकरों के सम्मेलन में कश्मीर पर पाकिस्तान का बयान खारिज। माले घोषणा पत्र में सर्वसम्मति से कश्मीर को माना भारत का आंतरिक मामला। सम्मेलन में कश्मीर मुद्दा उठाने की पाकिस्तानी कोशिशों को भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से नाकाम करने के बाद सोमवार को स्वीकार किया गया माले घोषणा पत्र। कश्मीर में हालात तेजी से हो रहे हैं सामान्य। 90% से ज्यादा थाना क्षेत्रों में हटी दिन की पाबंदी। 26,000 से ज्यादा लैंडलाइन फोन बहाल। वाहनों की आवाजाही शुरू। जम्मू और लद्दाख में मोबाइल फोन भी हुए चालू। भारतीय वायुसेना को मिलेगा दुनिया का सबसे बेहतरीन मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। पठानकोट एयरबेस पर वायुसेना प्रमुख BS धनोआ की मौजूदगी में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर वायुसेना के बेड़े में आज होंगे शामिल। आतंकी ठिकानों से लेकर टैंक तक किए जा सकते हैं तबाह। 2020 तक बेड़े में होंगे 22 अपाचे हेलीकॉप्टर। और भारत ने 257 रनों से जीता वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट। सीरीज पर 2-0 से कब्जा। बल्लेबाज हनुमा विहारी मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली ने तोड़ा महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड। 28 टेस्ट जीत के साथ बने भारत के सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान। उपराष्ट्रपति ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज शाम रवाना होंगे। रूस में वो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के विशेष अतिथि होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 20वीं भारत रूस सालाना शिखर बैठक में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर की उम्मीद है। विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि यात्रा के दौरान तेल और गैस की खोज में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना मुख्य एजेंडा होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 और 5 सितंबर को रूस में रहेंगे। व्लादिवोस्तोक शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अलावा यूरेशियाई देशों के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर रूस में निवेश के अवसरों को तलाशेंगे और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शामिल देशों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। As I said, the Eastern Economic Forum therefore gains in importance not only because we would like to develop strong economic and commercial relations. Many of the resources are something India needs in the near future, but it is also because of the opening of the Northern Sea route, the Arctic route to Europe, which because of climate change and global warming is now much easily accessed as compared to even 20 or 30 years ago, and also the possibility of oil and gas supplies from the Arctic. So there are a number of reasons why we are looking at the Eastern Economic Forum. ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। इसमें मंदी और टकराव के दौर में दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग की दिशा तय की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने और दोनों देशों के बीच व्यापार को रक्षा के अलावा अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने के तरीकों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके लिए दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालयों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मद्देनजर व्यापार के पहलू तय किए जाएंगे। Potential sectors are coking coal, obviously oil and gas, diamonds, timber, tourism. And from our perspective, we are also looking at the possibility of farming and also of manpower exports. There is a serious shortage of manpower in that part of the world. On September 4-5, 2019, the Russian President Vladimir Putin will host
the Indian Prime Minister Narendra Modi in Vladivostok, which is the administrative center of Russia's far eastern region. Together, they will hold the 20th annual summit between our two great and friendly nations. द्विपक्षीय बातचीत के बाद खासतौर पर खनन, स्टील, शिक्षा और कृषि को लेकर कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। दोनों देशों के निजी क्षेत्र के व्यवसायियों के बीच भी करीब 16 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को जल जहाज बनाने का कारखाना और जूडो चैंपियनशिप मैच दिखाने भी ले जाएंगे, जिसमें भारत के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। व्लादिवोस्तोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मलेशिया के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री और मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों में कुछ और नए आयाम जोड़ने के लिए है और इसीलिए 5 साल का एक रोड मैप बनाया जाएगा। दोनों देशों के बीच एक मानव संसाधन के क्षेत्र में सहयोग की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे कि भारत के लोगों को रूस में रोजगार मिल सकेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन उनके स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्हें सम्मानित करेगा। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक और पुरस्कार हर भारतीय के लिए गर्व का एक और क्षण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनती और उन्नतशील पहल को दुनिया भर में प्रशंसा मिल रही है। उन्होंने अमेरिकी दौरे के दौरान बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सम्मानित करेगा। मालदीव में दक्षिण एशिया के स्पीकरों के शिखर सम्मेलन में सोमवार को माले घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से यह माना गया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इस मुद्दे पर पाकिस्तान के सभी बयानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। मालदीव में दक्षिण एशिया के स्पीकरों के शिखर सम्मेलन में कश्मीर मुद्दा उठाने के पाकिस्तान के प्रयासों को भारत द्वारा विफल किए जाने के एक दिन बाद सोमवार को जिस माले घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया, उसमें इस मुद्दे पर पाकिस्तान के सभी बयानों की अनदेखी की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे पर मालदीव की संसद मजलिस में सम्मेलन के दौरान तीखी बहस हुई थी। इस सम्मेलन में दक्षिण एशियाई देशों के प्रतिनिधि जुटे थे। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने पीटीआई को ये जानकारी दी। घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिए जाने से पहले सम्मेलन में शामिल होने वाले स्पीकरों ने सोमवार को सम्मेलन के समापन दिवस पर परिणामों पर चर्चा के लिए गोलमेज वार्ता की। सम्मेलन में सर्वसम्मति से माना गया कि जम्मू कश्मीर भारत का एक आंतरिक विषय है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मसौदे में कई चीजें जोड़ने और संशोधन का प्रस्ताव किया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। माले घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा, पोषण और नौकरियों पर भारत का रुख प्रमुखता से दिखा है। शिखर बैठक से इतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने भूटानी समकक्ष वांगचुक नामग्याल के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय हित के मामलों पर विस्तार से चर्चा की है। इससे पहले दक्षिण एशियाई देशों की संसदों के अध्यक्षों का चौथे शिखर सम्मेलन कल मालदीव की राजधानी माले में पूरा हो गया। 2 दिन के इस सम्मेलन के आखिर में माले घोषणा पत्र में सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने, रोजगार सृजन के साथ ही कार्य और वेतन में समानता, मातृ, शिशु और किशोरों को पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराने और पर्यावरण परिवर्तन संबंधी वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से पैदा खतरों से निपटने को तैयार है। उन्होंने भारत की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी, जलवायु परिवर्तन संबंधी वैश्विक एजेंडे को बढ़ावा देने और पेरिस समझौते को लागू करने जैसी चुनौतियों से निपटने के उपायों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया में साफ दिख रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम एकजुट होकर इससे निपटें। भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों का समाधान निकालने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की भी शुरुआत की है। भारत सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान की कैद में रह रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव अधिक मानसिक दबाव में हैं।
और उन पर पाकिस्तान की बात कहने को मजबूर किया जा रहा है। सोमवार को कुलभूषण जाधव से मिले पहले काउंसलर संपर्क के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक बयान जारी करके बताया कि इस पर विस्तृत रिपोर्ट आने में समय लगेगा। लेकिन सोमवार को भारतीय उच्चायोग के प्रभारी गौरव अहलुवालिया के सामने कुलभूषण जाधव ने वही बातें बताई जो अभी तक पाकिस्तान कहता रहा है। पाकिस्तान ने सोमवार को पहली बार कुलभूषण जाधव से संपर्क करने के लिए भारतीय अधिकारी को बुलाया था। पूरी रिपोर्ट के बाद भारत तय करेगा कि आगे कौन सा रास्ता अपनाया जाए ताकि कुलभूषण जाधव को न्याय मिल सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काउंसलर संपर्क के बाद कुलभूषण जाधव की मां से बात कर उन्हें भी इसके नतीजे से अवगत कराया। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। राज्य के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि घाटी के 90% हिस्से में दिन के समय की पाबंदियां हटा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी के 111 पुलिस थाना क्षेत्रों में से दिन के समय की पाबंदियां 92 थाना क्षेत्रों से पूरी तरह से हटा दी गई हैं। प्रधान सचिव ने कहा कि जम्मू और लद्दाख सभी तरह की पाबंदियों से पहले से ही पूरी तरह से मुक्त है। उन्होंने कहा कि घाटी में 26,000 से अधिक लैंडलाइन फोन काम कर रहे हैं और 29 और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के साथ ही अब कुल 95 एक्सचेंज में से 76 चालू हो गए हैं। घाटी में सभी आवश्यक आपूर्ति लगातार जारी है और श्रीनगर के प्रमुख अस्पतालों में सामान्य रूप से मरीजों को उपचार मिल रहा है। Out of 111 police stations in the valley, only 105 of which are territorial or functional in that sense. As we speak, daytime restrictions have been fully lifted from 92 police stations, up from 81 last week. This makes 90% of the valley free of daytime restrictions of any kind. Jammu and Ladakh already continue to be free from all such restrictions. And in totality, we have 93% of Jammu, Kashmir and Ladakh free of any prohibitory orders today. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से है। लेह और लद्दाख में ट्रेन मैन पावर की कमी है और उन्होंने कहा कि लेह एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए स्वर्ग है। सरकार की कोशिश है कि 2 महीने के भीतर लोगों को ट्रेन करके राज्य में कुशल मैन पावर दिया जाए। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। धारा 370 हटने के बाद में जो नया क्षेत्र आया है उसमें सबसे सकारात्मक स्थिति अभी लेह लद्दाख की है। शांति है, सुंदरता है, सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ मैन पावर की कमी है, ट्रेंड मैन पावर नहीं है, गाइड्स की कमी है। अगर हम कोई BNB स्कीम चलाते हैं तो वहाँ के परिवार के लोग उससे ट्रेनिंग लेकर बेहतर तरीके से सर्व कर सकें, बना सकें, उनके पास में गटरीज हों, बाकी चीज़ें हों, इन बातों पर सबसे बड़ी चिंता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए स्वर्ग है लेह, लेकिन उसके लिए सुरक्षा के प्रबंध, उनकी ट्रेनिंग, तो इन सब के ट्रेनिंग देने का काम हम 2 महीने के भीतर करके उस राज्य में एक अच्छा कुशल मैन पावर हम देकर उनको भी लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा और साथ में जो पर्यटक जाएगा वो भी संतुष्ट होकर वहाँ से लौटेगा। भीड़ बढ़ेगी तो वहाँ जन सुविधाएँ हैं या नहीं, वो हिल काउंसिल के साथ बैठकर अगर जो स्थान वो बताएंगे उसको भरपाई हम कर पाएँ, इस तैयारी के साथ में हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए 8 अमेरिका निर्मित अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को आज वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। पंजाब के पठानकोट एयरबेस के रणनीतिक महत्व को देखते हुए और पाकिस्तानी सीमा के करीब होने के चलते ये काफी अहम है। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित होने वाले समारोह के मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल BS धनोआ होंगे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल होने से इसकी ताकत में और इजाफा होगा। अपाचे AH-64E दुनिया के सबसे उन्नत बहुभूमिका वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, जिसे अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है। भारतीय वायुसेना ने इसकी लड़ाकू क्षमता और ऑल वेदर ऑपरेशन के मद्देनज़र इसे लेने और पठानकोट एयरबेस पर तैनात करने का फैसला किया। वायुसेना ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार और बोइंग लिमिटेड के साथ अनुबंध किए थे। बोइंग द्वारा 27 जुलाई को 22 हेलीकॉप्टरों में से पहले 4 को
वायुसेना को सौंप दिया गया था। हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टरों के पहले बैच की डिलीवरी लगभग इस सौदे के 4 साल बाद हुई थी। इसके अतिरिक्त सेना के लिए भी 4 हेलीकॉप्टरों का इसका पहला बेड़ा आएगा। 2020 तक भारतीय वायुसेना 22 अपाचे हेलीकॉप्टर के बेड़े को संचालित करेगी। अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर 30 मिलीमीटर की मशीन गन से लैस है, जिसमें एक बार में 1200 तक राउंड हो सकते हैं। इसके अलावा अपाचे एंटी टैंक हेलफायर मिसाइल भी लैस है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी एक मिसाइल एक टैंक को तबाह करने के लिए काफ़ी है। अतिरिक्त हथियार के तौर पर हाइड्रा अनगाइडेड रॉकेट लगा होता है, जो किसी ज़मीन के किसी निशाने पर अचूक वार करता है। अपाचे 150 नॉटिकल मील की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें खास बात यह भी है कि मेक इन इंडिया के तहत आगे आने वाले हेलीकॉप्टर को भारत में ही बनाया जाएगा। अभी भारतीय वायुसेना रूसी Mi-35 लड़ाकू और सैनिकों को ले जाने वाले भारी भरकम हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। पंचानन मिश्रा, पठानकोट, राज्यसभा टीवी। पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। पंचानन, आज हम माने वायुसेना की जो ताकत है उसमें काफ़ी इजाफा होने वाला है। आप पठानकोट में खुद मौजूद हैं। कितने बजे इसे शामिल किया जाएगा, कुछ आप जानकारी दें। और माना जाता है कि जब ये अपाचे उड़ान भरता है और दुश्मन पर जब टूट पड़ता है तो उसकी शामत आना बिल्कुल पक्की मानी जाती है। बताइए कितना घातक अब और हमला होगा वायुसेना की तरफ से और कितनी ताकत बढ़ने वाली है? जी प्रीति, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम लोग इस समय पठानकोट के एयरबेस पर मौजूद हैं और हमारे ठीक सामने यहाँ पर जो अपाचे विमान है, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, वो यहाँ पर हैं। आज 8 जो हेलीकॉप्टर्स हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, उनको यहाँ पर शामिल किया जाना है। एक फॉर्मल इंडक्शन सेरेमनी है यहाँ पर, जिसमें कि वायुसेना को ये 8 जो स्क्वाड्रन है जो हेलीकॉप्टर्स की, वो मिल जाएगी। एयरफोर्स चीफ है BS धनोआ, वो लगभग 10 बजे के आसपास इस इंडक्शन सेरेमनी में उनका भाषण होगा और उसके बाद जो है इन हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट किया जाएगा। ये अपने आप में अहम इसलिए है क्योंकि भारत के पास अभी तक रूसी जो भारी भरकम है काफी, वो एक लड़ाकू और खासकर को मिल सकता है, तो वो एक हेलीकॉप्टर मौजूद है। लेकिन ये पहली बार है कि पूरी तरह से डेडिकेटेड लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका बोइंग की कंपनी का निर्मित है, उसको लाया गया। और देखिए, ये कई सालों से, पिछले 30 से 35 सालों से ये सक्रिय है और दुनिया के अलग अलग देशों में है और अलग अलग लड़ाइयां भी लड़ चुका है, चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड, जिसको कहते हैं, डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर है, वो अपने आप में अहम है और भारत की ताकत को भी बढ़ाएगा। और यहाँ से पाकिस्तान की जो जगह जहाँ हम लोग मौजूद हैं, 30 से 25 किलोमीटर यहाँ उसकी सीमा है, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भी दर्शाता है कि पहली स्क्वाड्रन यहाँ तैनात हो रही है पठानकोट में 8 हेलीकॉप्टर्स की, और ये पूरे 22 आने हैं। अगली स्क्वाड्रन इसकी करीब 11 हेलीकॉप्टर जो है जोरहट में तैनात होंगे। 2020 तक ये तैनाती हो जाएगी। तो ये भारतीय वायुसेना ने इसका 2015 में जो सौदा किया, वो अपने आप में देश की रक्षा सुरक्षा के हिसाब से और वायुसेना की ताकत के हिसाब से बहुत अहम है। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड, जिसका निशाना अचूक माना जाता है और इसे दुनिया के बेहतरीन टैंक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। और आज वायुसेना की ताकत को और बढ़ाएंगे हेलीकॉप्टर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं चंद्रयान 2 का चंद्रमा की ओर बढ़ना जारी है। इस बीच आज का दिन इस मिशन का एक अहम दिन है। चंद्रयान 2 का आज डी ऑर्बिट मैनूवर होगा। इसके साथ ही चंद्रयान 2 चांद के और करीब पहुंच जाएगा। इससे पहले कल चंद्रयान 2 ने अपने अभियान का अहम पड़ाव पार कर लिया है। दोपहर 1:15 पर ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक अलग हो गया। अब तय कार्यक्रम के मुताबिक लैंडर 7 दिसंबर को चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, जिसके बाद रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह का अध्ययन शुरू करेगा। चंद्रयान 2 ने सोमवार दोपहर 1:15 पर अपने सफर का सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक लैंडर विक्रम को ऑर्बिटर से अलग कर दिया है। लैंडर विक्रम इस वक्त चंद्रमा की 119 किलोमीटर गुना 127 किलोमीटर कक्षा में चक्कर लगा रहा है। लैंडर विक्रम 4 सितंबर को चांद के सबसे नजदीकी कक्षा में 35 किलोमीटर गुना 97 किलोमीटर होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों में चंद्रमा की सतह के और करीब पहुंचेगा। 7 सितंबर को तड़के 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह सुरक्षित तरीके से धीरे धीरे उतरेगा। इसके 2 घंटे बाद लैंडर के अंदर रखा रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा।
रोवर 6 पहियों वाला रोबोट वाहन है जिसका वजन 27 किलोग्राम है। ये सौर ऊर्जा से चलेगा और 500 मीटर की यात्रा करेगा। इस दौरान वो चंद्रमा की मिट्टी में उपस्थित खनिज और उसकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा। साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पानी, बर्फ की खोज, वातावरण की जांच करेगा। साथ ही चंद्रमा के भीतर की भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेगा। वहीं ऑर्बिटर तय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। 22 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद से 5 चरण में चंद्रयान 2 ने ऑर्बिटर और लैंडर को उसकी तय कक्षा में पहुंचाने का काम किया है। ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। ऑर्बिटर तय योजना के अनुसार 1 साल तक कक्षा में रहेगा और चंद्रमा के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। इस अभियान के पूरा होने के बाद भारत उन देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चंद्रमा की सतह को छुआ है। साल 2008 में भारत ने ऑर्बिटर मिशन चंद्रयान 1 भेजा था। यान ने करीब 10 महीने चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को पूरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर को सफलतापूर्वक अलग होने पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इसे चंद्रमा तक की यात्रा में चंद्रयान 2 की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में गरवी गुजरात भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। बाद में विज्ञान भवन में एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने गुजरात के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 2024 तक सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने कहा कि गुजरात भवन निवेश का केंद्र बनेगा। हम जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं, आसमान को छूना चाहते हैं। और इस भवन में जैसे बताया गया, इको फ्रेंडली, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग, वैसे आधुनिक सिस्टम्स का भी भरपूर उपयोग है। तो दूसरी तरफ रानी की वाव का भी चित्रण है। इसमें जहां सोलर पावर जनरेशन की व्यवस्था है, वहीं मोढेरा सूर्य मंदिर को भी जगह मिली है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक तकनीक के साथ ही इस इमारत में कच्छ की लिप्पन कला के आर्ट को भी वहां पर जगह दी गई है, जिसमें पशुओं के वेस्ट को आर्ट की शक्ल दी जाती है। भाई और बहनों, निश्चित तौर पर ये सदन गुजरात के आर्ट एंड क्राफ्ट, हस्तशिल्प के लिए और गुजरात के हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत अहम सिद्ध हो सकता है। समाजवादी पार्टी छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सुरेंद्र सिंह नागर और संजय सेठ को बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से अपना उम्मीदवार बनाया है। नागर और सेठ दोनों ने पिछले महीने बीजेपी में शामिल होने से पहले राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए युवराज सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। और हम अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करें तो कैरेबियाई देश बहामास में सोमवार को चक्रवाती तूफान डोरियन का कहर देखने को मिला। विनाशकारी तूफान डोरियन की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान की चपेट में आकर 13,000 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। साथ ही कई घरों की छतें उड़ गईं। इस बीच अमेरिका में नेशनल हैरिकेन सेंटर ने फ्लोरिडा और जॉर्जिया के तटीय इलाकों में सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। बात खेलों की। भारत ने वेस्टइंडीज को 257 रनों से मात देकर दूसरा टेस्ट भी अपने नाम कर लिया। इस तरह से भारत ने यह सीरीज भी 2-0 से जीत ली है। दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 3-3 विकेट लिए। भारत के 468 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही वेस्टइंडीज टीम कुल 210 रन बनाकर ही ढेर हो गई। पहली पारी में शानदार शतक जड़ने वाले युवा बल्लेबाज हनुमा विहारी मैन ऑफ द मैच चुने गए। विराट कोहली की कप्तानी में भारत की ये 28वीं टेस्ट जीत थी। इसके साथ ही कोहली भारत के सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान बन गए हैं। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 27 टेस्ट जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जीत के बाद कप्तान कोहली ने कहा कि जीत का ये रिकॉर्ड इस टीम के बिना संभव नहीं था।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट, एक दिवसीय और T20 क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की अभूतपूर्व सफलता पर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारतीय टीम ने लगातार 8वीं टेस्ट श्रृंखला जीती और सभी खिलाड़ियों का सराहनीय योगदान रहा। उन्होंने भावी सफलताओं के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत 5 स्वर्ण समेत 9 पदकों के साथ टूर्नामेंट में शीर्ष पर रहा। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।